अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, 10 अक्टूबर को स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े के बाद सवात में जिस तरह से अवाम जो है वहाँ के सड़कों पर आए और मुजाहरे किए गए, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इंडिकेट करता है। सवात के लोगों का इस हवाले से कहना है कि इस वाक़े के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है और लोगों में इस वक्त सख्त दहशत और खौफ का मंजर जो है वो पाया जाता है। मुजाहरे में मौजूद जो लोग थे, जो कल मुजाहरे किए गए, उसमें उनका ये कहना था कि 2009 के तजर्बे से हमने ये सीखा है और हम नहीं चाहते कि वो दौर दोबारा वापस आए कि और इस किस्म के वाक़यात दोबारा सवात में हों। वो उस दौर को वापस नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि ये दौर हमें दोबारा ना देखना पड़े और उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत और रियासत उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उस पर भी उनको यकीन नहीं है, क्योंकि जो सवात के मेयर हैं उनको कल मुजाहरे में मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी गई, उनसे बात करने को तैयार नहीं थे वहाँ के लोग और अपने एक ख़ास गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो ऐसे में जो सूबाई हुकूमत है वो इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट से मौजूद होंगे, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से अनवर रज़ा। अनवर रज़ा, प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अनवर रज़ा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से कि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त क्या कर रही है? क्योंकि कल जो बैरिस्टर सैफ हैं उनसे जब एक टीवी शो में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे लोग और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब क्या जो सूबाई हुकूमत है वो इस मामले को संजीदा नहीं ले रही? देखिए उज़मा, बात तो बहुत बड़ी है क्योंकि इससे पहले भी सवात के लोगों ने एक बड़ा पुरअमन एहतजाज किया था और उस एहतजाज का मकसद भी यही था कि सवात में अमन के क़याम के लिए फेडरल और जो सूबाई हुकूमत है वो इक़दामात उठाए। और अब जब ये स्कूल वैन पर अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरह बच्चों पर अटैक किया गया और मुझे 2012 याद आ गया जब मलाला यूसुफजई पर हमला किया था और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मलाला भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मुझे बताइए, ये मैसेज जो है वो हमारा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज का बड़ा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यकीनन इस संगीन मामले पर जो लोगों के कंसर्न्स हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमत को यकीनन अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। देखिए, स्वात के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अमन कायम हो। 40 घंटे के बाद अब मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं इंतज़ामिया के साथ और जो लोग वहाँ पर डेड बॉडीज़ लेकर बैठे हुए थे, अब उन्होंने ये एहतजाज ख़त्म किया है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तो ये बात तो दुरुस्त है कि वहाँ पर लोगों के जो खदशात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, इस स्वात में और KPK में अमन के क़याम के लिए पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 से ज़ायद शहदा की कुर्बानियाँ हैं और इसके साथ पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। और जो अमेरिका हमारा इत्तेहादी है उन्होंने उस तरह पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया, ना तो फाइनेंशियली और ना ही हमारे स्ट्रेटेजिक हवाले से कि पाकिस्तान को उस तरीके से ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की मदद की जाती, ताउन किया जाता। लेकिन हमने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में साबित किया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने इंतहाई मौसर तरीके से इस सारी जो तालिबान की लड़ाई थी उसको ख़त्म, ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए उन्होंने किरदार अदा किया। और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में किस तरह पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया। जहाँ तक स्वात के लोगों की बात है, पहली बात तो ये है कि ये सूबाई हुकूमत का मसला है और फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑपरेट करना है और सबसे बड़ी बात जो है सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उन्होंने क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत है। और अब सूबाई हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर लोग वहाँ पर इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो उज़मा यकीनन सूबाई हुकूमत को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ना सिर्फ आवाम में बदली पैदा होती है बल्कि आपने देखा कि जो स्वात में धरना था 40 घंटे के बाद जो ख़त्म किया गया है वो लोग सूबाई हुकूमत पर किसी तरह यकीन करने को तैयार नहीं थे। तो फिर अनवर किसकी तरफ से जो ये मुज़ाकरात हैं ये फिर किसकी तरफ से किए गए? अगर सूबाई गवर्नमेंट पे लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं और एहतजाज ख़त्म करने का जो मामला आया, तो ये मुज़ाकरात किसके साथ किए गए और किस बात पर सेटलमेंट हुई? मुजाहिरीन किस बात पर राज़ी हुए? मुजाहिरीन को क्या यकीन दहानी कराई गई?
देखिए जो लोकल एल्डर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और उसके साथ जो वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया है, फिर लोगों ने जब एल्डर्स ने वहाँ पर मुदाखलत की, इंटरफेरेंस थी उनकी, तो उसके बाद जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके साथ मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात किए और उन्होंने कहा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उन स्कूल वैन पर जिन्होंने भी हमला किया है उनके मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और इस हवाले से जो मुजाहिरीन की 5 रुकनी कमेटी है, इंतज़ामिया जो है, तमाम जो अपडेट्स हैं उनके साथ शेयर करे। उसके बाद उन्होंने ये शर्त भी रखी कि अब आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आपको अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। देखिए ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी को रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों को कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। ये बात भी सामने आई कि सूबाई हुकूमत KPK हुकूमत कहती थी कि शायद इस तमाम सूरत पर जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का कहना है कि हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे को साथ रखा, लेकिन उस नुमाइंदे को भी डिसओन किया उनकी अपनी सूबाई हुकूमत ने। जहाँ पर एतमाद का फुकदान उज़्मा, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोगों का एतमाद भी फिर हुकूमतों पर नहीं रहता। ये बड़ा ही संजीदा मामला है। इस मामले पर फेडरल गवर्नमेंट को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो लोकल्स अमायदीन हैं उनको साथ शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि वो तालिबान के साथ बात करें और जहाँ पर ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं वहीं से ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों। एतमाद साजी की जो फिजा है उसको दोबारा अच्छा अनवर, जब मुज़ाकरात हो रहे थे सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ थी, जब मुज़ाकरात का हिस्सा थी, लेकिन अब जो है वो सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की जा रही है सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो कहाँ पर ये स्टैंड करती है सूबाई हुकूमत इस वक्त? क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ है? क्या इस मामले को भी वो जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए इस मामले को भी सियासी रंग दिया जा चुका है। इसी वजह से तो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग भी जारी है, और जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे उसमें पहले KPK के एक तर्जुमान जो थे उन्हें शामिल किया गया, लेकिन डिसओन किया शौकत यूसुफजई साहब ने और बैरिस्टर सैफ ने कि वो उनके नुमाइंदे नहीं हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब भी वहाँ पर जो अमन को कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो डेफिनेटली पाक फ़ौज और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हुआ था और सीज़ फायर किया गया था। अब भी मैं समझता हूँ कि एतमाद साजी की जो फ़िज़ा है उसको कायम करने की ज़रूरत है। वो तब ही मुमकिन हो सकेगी जब दोनों फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ब्लेम गेम की बजाय एक पेज पर आएंगे, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी साथ शामिल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो कबायली अमायदीन हैं उनका किरदार बड़ा ही पॉजिटिव माजी में भी रहा और अब भी यकीनन उनका किरदार बड़ा अहम होगा। कबायली अमायदीन इस मुज़ाकरात का भी हिस्सा रहे अनवर रज़ा। इस दफ़ा तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया था, ऑफ कैमरा इजलास हुए थे और इनको सबको एक जगह पर बिठाकर इन सब की राय ली गई थी और मुज़ाकरात का हिस्सा थे सब। और मुज़ाकरात से मुतालिक जो है ये कहा जा रहा है कि किसी को नहीं बताया गया, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, ये भी इत्तलात हैं कि सियासी पार्टियां जो हैं उन सब के साथ मुशावरत के बाद ये जो मुज़ाकरात का अमल है इसको कंटिन्यू किया गया था। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। माजी में भी जो हमारे लोकल अमायदीन है वहाँ के रहने वाले लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। इस मरतबा भी जब मुज़ाकरात हुए तो उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, स्टेक होल्डर्स थे, वो ऑन बोर्ड थे और उन्हीं की मुशावरत के बाद ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया गया। इसमें सिक्योरिटी इदारों के जो हेड्स थे उन्हें भी एतमाद में लिया गया, उसके बाद ही ये मुज़ाकरात शुरू किए गए। देखिए मुज़ाकरात शुरू करने का मकसद ये था कि सवात और मटा और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके, और वो तभी मुमकिन था कि जब आप लोकल वहाँ पर जो एल्डर्स थे उन्हें शामिल करते हो। और सूबाई हुकूमत पहले तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस सूरत हाल के बाद सूरत हाल ज़्यादा ही संगीन होती जा रही है तो उन्होंने ये सारा मलबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर डाल दिया। हालांकि इस तरह के जो कौमी इश्यूज़ हैं उन पर हमें एक पेज पर होने की ज़रूरत है, और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत को इस सेंसिटिव मामले पर एक पेज पर होने की ज़रूरत है। आप लोगों को लोकल अमायदीन के साथ साथ वहाँ पर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। और मैं फिर एक मरतबा कहूँगा कि ये मामला जो है वो पहले की तरह मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। ऑपरेशन
वक्ती तौर तो आप मामले को हल कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन इसका हल नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग हल नहीं है, मुज़ाकरात ही इसका वाहिद हल है। लेकिन इस वक्त सवात के लोगों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी तरफ से शिकायत की जा रही हैं, अगर ये गलत फहमी तो उनको दूर किया जाना चाहिए। और सूबाई गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कि सवात के लोग जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आरिफ यूसुफज़ई साहब। आरिफ यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, क्या ये जो अब कल मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात हुए, क्या आप समझते हैं कि किसने मुज़ाकरात किए, आकर किन पॉइंट्स पर जो मुज़ाहिरीन थे वो मुत्तफ़िक हुए, और क्या आपको इस वाक़े के बाद जो सूबाई गवर्नमेंट है वो कुछ मुतहरिक नज़र आ रही है? जी देखें, ये इस वक्त जो सूरत हाल स्वात की बनी हुई है, बड़ी अनसर्टेनिटी है। किसी भी वक्त कोई भी एक वाकया बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहिमत और अवामी एहतजाज के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाता है और लोग निकल आते हैं। जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज देखा, हजारों की तादाद में स्वात के लोग निकले थे और निशात चौक में गोरा से लेकर दूर दूर तक जहां जहां ताहत निगाह अवाम ही अवाम थे। और वहां पर कल गए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी गए हैं, जिसमें जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, ANP के सूबाई सदर एमल वली खान गए थे, इसके अलावा PTM के मंजूर पश्तीन भी गए थे और कुछ दीगर कायदीन भी गए थे। कल ही इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, चेयरमैन का स्वात के जो मेयर हैं, वो इस एहतजाज में आए थे। और जब वो स्टेज पे चढ़े और उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं, तो पीछे से लोगों की आवाजें आना शुरू हो गई कि इस बंदे को स्टेज से उतार दें, इन लोगों की वजह से हमारे ऊपर ये सारी मुसीबत पड़ी हुई है। तो फिर ये बड़ी उनके लिए एम्बेरसमेंट हुई कि तहसील मेयर को फिर उतारा गया, उनको तकरीर नहीं करती थी अवामी मुजाहमत के ऊपर। हम देख रहे हैं कि ताहाल सूबाई हुकूमत स्वात के हालात से लाताल्लुक है और ये अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। क्या आरिफ साहब, इस लाताल्लुकी की वजह से जो सवात के अवाम हैं वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या कुछ और वाक़यात हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि इनकी वजह से, जैसे आप बता रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि इनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है और ये मुज़ाकरात का चूंकि हिस्सा थे, तो इस वजह से उन पर जो है इस तरह से बदएतमादी का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए जी, स्वात के जो लोग हैं ये मुतासरीन है, ये 2010 के सैलाब के मुतासरीन है। और उसके बाद एक मिलिटेंसी का स्पेल आया जिसमें ये लोग मुतासर हुए। पूरे मालाकंड डिवीजन तमाम स्वात ने अपना सामान, बोरिया बिस्तर, घर को छोड़ के वो IDPs बन गए, IDPs कैंप बन गए थे लाखों की तादाद में। ये मेरे ख्याल से इस खित्ते में, रीजन में सबसे बड़ी जो IDP वो एक मोबिलाइजेशन हुई थी, तो लोग IDPs बन गए थे। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिटेंसी के हाथों, और बाद में जब ये दोबारा आबादकारी हुए, लोग अपने इलाकों में चले गए, तो हमने रिसेंटली देखा कि एक तरफ तालिबान आ गए, दूसरी तरफ दोबारा सैलाब आया। तो ये अभी रिसेंट सैलाब की भी मुतासरीन है, मिलिटेंसी की भी मुतासरीन है। तो इन लोगों के जज्बात तो बिखरे हुए हैं, ये इनकी जज्बात, इनकी गुफ्तार भी बिखरे हुए हैं। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के साथ बैठ जाएं, लेकिन सूबाई हुकूमत राय फरार इख्तियार कर रही है। एज इफ हमारे ख्याल में सूबाई हुकूमत इस अवामी इज्तिमा से, अवामी रिजल्टमेंट से डर रही है, इसलिए ये उनकी बीच में नहीं जा रही। अंदाजा लगाएं कि कल 2 रोज तक जब ये अवाम सड़कों के ऊपर थी, या उससे पहले जो वाकयात हो गए थे, स्वात के अवाम सड़कों के ऊपर निकले थे, कोई बंदा नहीं आ रहा था। कल सिर्फ जिले इंतजामिया का मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ADC है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए थे, उन्होंने अवाम के साथ जो मुज़ाकरात की, वो बैठे, एक इस नतीजे पे पहुंचे कि जो शहीद ड्राइवर है उनको शोहदा पैकेज के तहत कंपेंसेशन दी जाएगी उनकी फैमिली को। साथ में उसके बाद ही उन्होंने जो शहीद ड्राइवर थे उनकी तदफीन भी, फिर कल जनाजा पढ़ के उनकी तदफीन भी कर ली। लेकिन सूबाई हुकूमत की वज़रा, वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत की मशीनरी, ये तमाम लोग इस अमल से लाताल्लुक है। और अफसोसनाक, स्वात के लोग हमसे कॉल करके, स्वात के सहाफ़ी, स्वात के अवाम हमसे रब्ता करके
वो हमें कहते हैं कि ये लोग कहाँ पर गायब है। कल मैंने एक इंटरव्यू भी कल एक इंटरव्यू में भी जो बैरिस्टर सैफ थे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिस पर जो है ये तो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया कि लोग लाश रख कर एहतजाज कर रहे हैं तो अभी ये मामला संगीन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं और इसके बदले में जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही है। देखिए, मोहम्मद अली सैफ के स्टेटमेंट्स और उनके बयानात तो 100% जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। जब अवाम मुतासिर हो, एक तरफ लोग सैलाब से मुतासिर हों, दूसरी तरफ दोबारा तालिबान का ज़हूर हो और वहां पर टारगेट किलिंग की कार्रवाइयां हो रही और बम ब्लास्ट भी हो गया जो कि अमन कमेटी के सरबराह थे, उसके बाद जब अवाम सड़कों के ऊपर निकले हैं और सिर्फ अमन के लिए निकले हैं और आप उनको कहें कि तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग इस अमल से गुजर चुके हैं, उनके खदशात है, आप उसको इस तरह कन्विंस नहीं कर सकते। मोहम्मद अली सैफ ने कल कहा कि स्वात में इससे इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं क्योंकि वहां पर हालात ठीक हैं। अंदाजा लगाएं, लोग बदमनी की वजह से सड़कों पर निकले, वो कह रहे हैं कि हालात ठीक है इसलिए लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। तो ये इस तरह के बयान सूबाई वज़रा पेशावर में बैठ के जब स्वात के हसास मामला के ऊपर बयानबाजी करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि दो लोग मुतासिरीन है, मिलिटेंसी के मुतासिरीन, मिलिट्री ऑपरेशंस के मुतासिरीन, सैलाब के मुतासिरीन, ऊपर से आप उनके ऊपर ये इस तरह के स्टेटमेंट बयानात जारी करें कि कोई बड़ा वाकया नहीं है, तालिबान के अंदर ग्रुप्स है, ये नाराज ग्रुप कार्रवाइयां कर रहा है। मोहम्मद अली सैफ का ये भी कहना था। तो ये तमाम वो चीजें हैं, हमें कतई तौर पर हमें सूबाई हुकूमत नजर नहीं आ रही और हमें ये खदशा है कि सूबाई हुकूमत इस वक्त स्वात के अवाम के बीच में जाने से डर रही है। ये डर रही है कि स्वात के अवाम कहीं इनके ऊपर ना चढ़ दौड़े। तो हमारे खदशात है, हो सकता है कि इसके बाद सूबाई हुकूमत इस प्रोग्राम के बाद कम से कम सूबाई हुकूमत स्वात में जाकर वहां पर लोगों के साथ बैठ जाएं, लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स और नीड्स हैं उनको पूरा करें। अगर लोगों की कोई गलत डिमांड्स है उनको समझाएं कि यहाँ पर आप लोग गलत हैं। इसलिए अल्टीमेटली रियासत पाकिस्तान में इस्तेहकाम का मसला है, रियासत पाकिस्तान की अमन का मसला है। इस तरह लाताल्लुक रहकर ये लोग गुनाह के और जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब से भी हमने भी राब्ता किया था, उन्होंने वक्त भी दे दिया था, लेकिन जो है वो अब एंड टाइम पर जो है वो फोन नहीं उठा रहे। गालिबन उनको ये पता था कि हम इस इशू पर बात करेंगे। शौकत साहब मैं पूछना चाहता हूँ, शौकत साहब मुझे बताइएगा कि क्या सूबाई हुकूमत जी सॉरी आरिफ साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए और इस इशू पर सियासत करने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर तालिबान की तरफ से इनके वज़रा को जो भत्ते की पर्चियाँ मिली हैं उस खौफ से ये लोग में नहीं जा पा रहे? असल इशू क्या है? अनवर रजा भाई, इनका जो भी मसला है ये इक्तिदार में है, इन्होंने इन चीजों को खातिर में नहीं लाना। अगर इनको भत्ते की कॉल्स गई हैं, अगर पर्चियां गई हैं, अगर किसी ने भत्ता दिया है, ये तमाम चीजें तो मामलात उठाए हैं अवामी नेशनल पार्टी ने, यहाँ तक कि उन्होंने तो वज़ीर आला उनके भाइयों का भी नाम लिया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर स्वात के लोग स्वात में रहकर हालात का मुकाबला कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो स्वात के वज़ीर आला महमूद खान, स्वात के वज़रा अब मुराद सईद आके टीवी पे बयान दाग देते हैं कि ये क्या हो रहा है। भाई ये वो कुछ हो रहा है जिसका ऐलान इमरान खान ने किया था। आप लोग खुदा के लिए इस चीज को सीरियस ले लें। यकीन करें, स्वात के अवाम में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट सूबाई हुकूमत के लिए पैदा हो रही है। जब ये कुली तौर पर स्वात से ये बाहर है, स्वात के बाती, स्वात के शहरी, स्वात के बेटे जो इस वक्त सूबाई हुकूमत का हिस्सा है वो स्वात में नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए लोगों की रिजेंटमेंट इनके खिलाफ है। भले ये वफाकी हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराए, किसी हमारी फोर्सेस को मुर्द इल्जाम ठहराए, ये इनका मसला है। लेकिन जब मसला बना हुआ है, इसमें इन्होंने जाना है, अपना किरदार अदा करना है, और ये लोग वो किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आरिफ साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो ये तमाम मुद्दा जो है वो वफाकी हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट में डाल के खुद साइड लाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 10 साल हो चुके हैं इनकी गवर्नमेंट को, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर अगर स्वात में इस तरह की सूरत हाल है, तो क्या ये जो इनकी पोजीशन है, जो सियासी पोजीशन है, कि क्या इनकी सूबे के दीगर इलाकों में ये बरकरार रह सकेगी, जिसकी वजह से ये कहते थे कि अगली दफ़ा भी हमें वोट जो है वो यहाँ पर केपीके से पीटीआई को ही वोट पड़ेगा और पीटीआई ही जीतेगी, जिस पर ये खासे प्राउड फील करते थे? दिस इज द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन। हम अक्सर निजी महफिलों में सीनियर सहाफ़ी दोस्त इस हवाले से तबादला ख्याल करते हैं और हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ स्वात के हालात से लाताल्लुक होकर स्वात के अवाम की सफरिंग से पर्दापोशी करके, आंखें बंद करके वहां पर लोगों के पास ना जाए, उनके मसाइल हल ना करे या उनकी आवाज तक की सुनवाई ना हो,
تو یہ عین ممکن ہے کہ سوات میں تو ان کے خلاف سیاسی ریوولٹ ہی ہو جائے اور ان کا صفایا ہو جائے سوات سے، اس لیے کہ جو ہم کئی روز سے یہ مظاہرے دیکھ رہے ہیں اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، اس میں عوامی شرکت بڑھ رہی ہے. تو جب عوامی شرکت بڑھ رہی ہے، سوات کے عوام نے ان کو اوور ویلمنگ وکٹری دی تھی، ایک دفعہ نہیں پی ٹی آئی کو 2 دفعہ انہوں نے سوات کے عوام نے جتایا تھا. تو جب اب یہ نہیں ہے، آف دا اسکرین ہے، یہ کہیں سوات میں نظر نہیں آ رہے اور ریزنٹمنٹ بڑھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اب ہمیں ان کی جو آپ نے سوال کیا اس کا کاری ضرب ہماری یہ انالیسز ہے، ہمارا تجزیہ، ہماری جو ہم سوات کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے سوات میں مزید پولیٹیکل سسٹیننس مشکل نہیں ناممکن ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے الیکشن جب آئے گا تو ہو سکتا ہے اگر یہی لوگ کی ریزنٹمنٹ اس وقت تک برقرار رہی تو شاید یہ عوام کی خوف سے پھر اپنے حلقوں میں نہ جا سکے اور وہاں پر کمپین نہ کر سکے. جب ان علاقوں کے لوگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، ان کی ریزنٹمنٹ ہوگی، یہ وہاں پر کس طرح کن لوگوں کے سامنے، کوئی دوسری دنیا کے لوگوں کو تو یہ کمپین نہیں کریں گے، سوات کے لوگوں کے سامنے جا کے انہوں نے کمپین کرنی ہے. اور جب اس وقت ان کا ریزنٹمنٹ ہائی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہے، یہ لوگ آف دا اسکرین ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کے مسائل کو کوئی سننے کے لیے گوارا صرف ملیٹنسی کا نہیں. اس وقت سوات کے جتنے سیلاب متاثرین ہیں قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب سوات میں زیادہ ٹھنڈ پڑنے لگی ہے، سیلاب متاثرین چھتوں کے بغیر رہ رہے ہیں، حال نہ پورا سروے ہوا ہے، فلڈ کا مکمل سروے نہیں ہوا، نہ لوگوں کو امداد ملی ہے. جو لوگوں کو ریلیف ملنا تھا فلی ڈیمیج، پارشلی ڈیمیج گھروں کی مد میں، وہ بھی نہیں ملا. تو لوگ تو اب سردی کے ہاتھوں بھی برباد ہو رہے ہیں. اور پھر عارف یوسف صحیح صاحب، جب یہ جو خطہ ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹورزم پر، تو ٹورزم جو ہے جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اگست سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ کینسل ہونا شروع ہو گئی تھی. ایون جو اس وقت بھی ان کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ تھیں یا جو لوگوں نے جو بکنگ کرائی ہوئی تھی اس وقت بھی لوگوں نے کینسل کرنا شروع کر دی تھی. تو وہاں کی معیشت جو ہے وہ اس وقت مزید خرابی کی طرف جائے گی، یہ بھی ایک خدشہ ہے. اور آگے سردی کا سیزن آ رہا ہے تو یہ معاملات جو ہے مزید خراب ہوتے جائیں گے. دیکھیں، سوات ٹورسٹک ہب ہے اور صوبائی حکومت کا، ہم نے پی ٹی آئی حکومت کی ایک بات دیکھی تھی کہ انہوں نے ٹورزم کو اپنی ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھا ہوا تھا. ٹورزم کے حوالے سے ان کے اقدامات بھی یہ اٹھائے جا رہے تھے. وہ جو انہوں نے 13 انٹیگریٹڈ ٹورسٹک اسپاٹس کا، جس میں میکسیمم اسپاٹس، نئے اسپاٹس دریافت ہونے تھے، وہ بھی سوات میں ہیں. اب ان میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور جو موجودہ حالات ہے اس کے باعث اور سیلاب کے باعث تو ٹورزم کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے. ابھی بھی ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کچھ فارن ٹورسٹ آئے تھے اور اس کو بیان بھی کیا گیا، ان کو رپورٹ بھی کیا گیا کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں. لیکن اگر سوات میں انفراسٹرکچر سیلاب کے باعث ڈیمیج ہو اور امن و امان کے حالات گمبھیر ہو، ایسے حالات میں تو فارن ٹورسٹ تو کیا پاکستانی ٹورسٹ بھی جب جائیں گے تو وہ 100 دفعہ سوچیں گے کہ سڑکیں بھی خراب اور امن و امان کے حالات بھی خراب. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پی ٹی آئی حکومت تو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لمبردار تھی. اب جب سوات میں ٹورزم کولیپس کر رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، ان کی ترجیحات میں تو عوام کیا اب اپنا جو ان کا ٹورزم کا ایجنڈا تھا پروموٹ کرنے کا، وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ ان کا کوئی وزیر سوات نہیں جا رہا. ان کی کسی وزیر کو ہم نے سوات جاتے ہوئے سوات کے عوام سے ملتے جلتے ان کی خیریت دریافت کرتے ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک. اچھا عارف صاحب، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بڑا ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ افغانستان میں جس طرح سے داعش کی موجودگی کی خبریں بھی ہیں، تو کیا یہاں پر داعش کی موجودگی کے کچھ خدشات جو ہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ کس حد تک درست ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ داعش بھی ایک حقیقت ہے اور داعش نہ صرف افغانستان میں ہے بلکہ پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہی ہے اور دیگر ممالک میں بھی ہے. یہاں کی جو داعش ہے اس کو IS کہتی خراسان کہتے ہیں. داعش کا وجود ہے، پوری خیبر پختونخوا میں ہے، وہ بھی ٹارگیٹڈ کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سوات میں کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی تو جس گاڑی کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تھی، اس میں 5 سے 8 بندے جس میں مارے گئے تھے، اس کی ذمہ داری TTP نے باضابطہ طور پر قبول کر دی تھی، جو امن کمیٹی کے سربراہ پہ ہوا تھا. جی، امن کمیٹی کی جو سربراہ کا واقعہ تھا. تو اس طرح دیگر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی TTP ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں قبول کر رہی ہیں. تو جو واقعات TTP ذمہ داری قبول کرتی ہیں وہ تو انہی کی طرف سے ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. دیگر کچھ واقعات بھی ہو رہے ہیں پیرالل، لیکن سوات میں ابھی تک ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ داعش نے کارروائی کی. داعش پشاور ریجن میں دیگر علاقوں میں ٹارگیٹڈ کاروائیاں کر رہی ہیں اور وہ بھی کارروائی کر کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے. تو دونوں سائڈ دونوں تھریٹس ہیں، داعش بھی ایک تھریٹ ہے اور طالبان بھی تھریٹ ہے. لیکن سوات کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال تو طالبان ہی وہاں پر موجود ہے. صحیح. اچھا، تو عارف صاحب، صوبے سے باہر کے لوگ جو KPK سے باہر کے لوگ، جی انور رضا آپ پوچھے گا.
जी जी। आरिफ साहब, ये बताइए कि सवात और सूबे में अमन के क़याम के लिए फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमत को इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए और तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? अनवर रजा भाई, मैंने गुज़िश्ता रोज भी इस प्रोग्राम में कहा था, चूंकि हम लोग इन डेवलपमेंट्स के को हमने करीब से देखा, हम इसको मॉनिटर करते हैं, ये तमाम जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज मैंने अर्ज किया था कि अमन के लिए जरूरी है कि टेबल पर दोबारा बैठा जाए। इस वक्त जो मुज़ाकरात थे उसमें तातुल है, वो डेडलॉक का शिकार है। तो सूनर और लेटर, जितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं, पाकिस्तान करें, अफगान तालिबान के जरिए करें, टेबल पर बैठने की जरूरत है। लेकिन अनवर रजा भाई, उससे पहले इन मुज़ाकरात की ओनरशिप लेना बड़ा जरूरी है। अगर इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात का ऐलान करे और एतमाद में ली जाने वाली पीडीएम उसके खिलाफ जाए, तो ये भी मुल्की सालमियत के लिए कोई खुशाइन बात नहीं थी। आज अगर इमरान खान और उनकी पार्टी कह रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो ये भी खुशाइन नहीं है। पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई फोर फ्रंट पे समझ ले, ये उस सूबे में है जब हम अफगानिस्तान हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। तो इन सूबाई हुकूमत को भी इन मुज़ाकरात की ओनरशिप लेके वफाक के साथ बैठ के, इनके 100 सियासी बटेड़े मसले मसाइल होंगे, लेकिन वो सियासी है, यहाँ मसला मुल्क का है और मुल्की अवाम का है। इसकी खातिर इनको बैठना होगा एक राय, और फिर फोर्सेस के साथ बैठ के लाएमल तय करना होगा। और वो जो मुज़ाकरात का सिलसिला जहां से टूटा, जिस बुनियाद पे टूटा, उसको बहाल करके ही हम अमन की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे अहम पॉइंट ये कि मामले को ओन करना होगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो फिर ऑपरेशन जो है वो उसकी ज़रूरत भी पेश तभी आती है कि जब गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले नहीं करती हैं। और सवात के लोगों में जो इस वक्त गम गुस्सा पाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी तरफ से शिकायत की जा रही हैं, उनके सूबाई गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको एड्रेस करे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक तक आ जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे दीगर ख़बरों की। वो ख़बरें ये हैं कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात इतवार को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यकीन दहानी करा दी गई है। और NA 45 ज़िला कुर्रम का इंतखाब जो है वो 16 अक्टूबर को नहीं होगा। 9 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों और कराची डिवीज़न के जितने भी अज़ला हैं, उनमें जो इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और 16 अक्टूबर को जो है इन पर इलेक्शंस किए जाएंगे। साथ ही साथ जो PTI है वो लॉन्ग मार्च बनाने के लिए PTI के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनको अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं। ये आज की अहम अपडेट्स थी। और ममनुआ फंडिंग केस में जो इमरान खान हैं वो अदालत में पेश भी हुए और उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। अनवर रज़ा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जो कराची में जो इलेक्शन होने जा रहा है ख़ास तौर पर, उसमें PTI की पोजीशन क्या है और क्या आपके पास इत्तलात हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसमें कराची से, सिंध से कोई इनके पास जो है कुछ उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये यहाँ पर जो है वो लोग वहाँ से लाए जा सकें या वहाँ से कुछ सपोर्ट दी जा सके? उसमें पहले तो मैं इलेक्शन की बात करूँगा। जो ज़मीनी इंतखाबात हैं इसको अपोज़ किया था वज़ारत दाखिला ने, मौजूदा हुकूमत ने, और इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि आप ये इंतखाबात ना करवाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और उसकी वजह ये थी कि वो आम इंतखाबात, वो ज़मीनी इंतखाबात करवाना चाह रहे थे। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको उन्होंने फ़ौज को कहा था कि आप हमें जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर भी हमें फ़ौज चाहिए, लेकिन फ़ौज ने अपने जो फ़ौजी हैं वो देने से इनकार इसलिए किया कि उनका कहना था कि सवात और KPK की जो सूरत हाल है, प्रेफरेंस रिलीफ में उनके जो फ़ौजी नौजवान हैं वो काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फ़ौज नहीं दी। और कई कुरम में तो इंतखाबात हो भी नहीं रहे, चूँकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। वहाँ पर IG ने जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट की थी वो ये थी कि वहाँ पर कत्ल व गारत होगी, इसलिए वहाँ पर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। तो इंतखाबात के लिए फ़ौज को 3rd टियर में देने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, लेकिन उनको पोलिंग बूथ्स के अंदर और बाहर खड़ा करने से फ़ौज ने इनकार किया है। ये तो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इलेक्शन की सूरत हाल।
جہاں تک آپ نے لانگ مارچ کی بات کی، بالکل ابھی عمران خان صاحب کو اس طرح مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جس طرح انہوں نے لانگ مارچ سے متعلق سوچ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس لیے وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان بھی نہیں کر رہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگوں سے حلف بھی لے رہے ہیں۔ آج انہوں نے میراتھن جو اپنے جلسے تھے وہ بھی کیے اسلام آباد کے بعد لاہور، اور انہوں نے وہاں پر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور ان سے حلف لیا کہ آپ کم از کم اس لانگ مارچ کا حصہ ضرور بنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید نومبر کے اینڈ تک اس ڈیٹ کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ جو اہم ادارے کی تقرری ہے شاید وہ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح لوگوں میں وہ پذیرائی تو حاصل نہیں ہو رہی لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ کافی سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انلائٹڈ ماڈریٹ جو لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور خواتین بچے بھی عمران خان کے جو جلسے ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جو 25 مئی کا واقعہ تھا اس میں خاصا جو لوگ تھے ان پر ٹیئر گیس چھوڑی گئی، آنسو گیس ان کے شیل ان پر پھینکے گئے، تشدد بھی کیا گیا، تو لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب خود تو وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن لوگوں کا شکوہ یہ تھا کہ لوگ وہاں پر ہی رہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ عمران خان صاحب خود بھی رہتے۔ اب عمران خان صاحب ساری پولیٹیکل سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اب دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ 16 کے بعد ہی اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اس کے بعد ہی لانگ مارچ کی ڈیٹ کا بھی کیا لوگ ان پر جو ہے اعتماد نہیں کر رہے، یا جو ہے کہیں نہ کہیں یہ آڈیو لیکس والا جو معاملہ ہوا ہے جس میں یہ سائفر کی جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں سائفر سے متعلق، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں، ان کے درمیان میں کچھ اس نے کچھ درار ڈالی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو ہرٹ کیا ہے؟ دیکھیے عظمیٰ، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ تو انٹیکٹ ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی کے اندر دو آرا پائی جاتی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے۔ شیخ رشید اور اس طرح کے ہارڈ کور جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا اعلان کر دیا جائے لانگ مارچ کا، تاکہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ جو ذی شعور ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اتنی جلدی لانگ مارچ کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر لانگ مارچ ناکامیاب ہوتا ہے تو اس کے دورس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور عمران خان صاحب کو اس کا عام انتخابات میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہ ہوئیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس فیس سیونگ بھی نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ کسی نہ کسی امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے گو ہیڈ ملے تو تب ہی وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کریں۔ فی الحال تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ معروضی حالات ہیں۔ ریئلٹی ہے کہ ملک میں اس وقت عام جو ضمنی انتخابات ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں، ضمنی انتخابات کے رزلٹس کے بعد ہی عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ جو اہم ادارے کی تقرری ہے اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ سیاسی طور پر فورسی کرنے کے بعد ہی کوئی لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے اگر انہیں ڈیٹ اناؤنس کر دی اور وہ لانگ مارچ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ دیکھیے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے زبردست طریقے سے نمٹیں گے، اور ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، وہ وقت آنے پر ان آپشنز کو ڈسکلوز کریں گے۔ لیکن انفولڈ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس سے سیاسی حالات تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ شاید جو ہمارے رہنما ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں، انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر سیاست میں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے جس طرح شہباز سپیڈ کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں، اس طرح سپیڈی ان کو ہر مقدمے سے وہ فری بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے کہ وہ جن پر کلیم کیا کرتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہ تمام مقدمات سے بری ہوتے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب فیملی جو ہے فارن فنڈنگ کیس دیکھ لیجئے، آج کا جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا، اس سے بھی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب بھی بری ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایون فیلڈ کا کیس جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نواز شریف نے بھی واپس آنا ہے، اس کا بھی پریشر عمران خان صاحب کو پتہ ہے ان پر پڑے گا، کیونکہ جب وہ آئیں گے وہ عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کریں گے، اور 62(1)(f) کے تحت اگر سزا کا کو تعین کیا جاتا ہے، جو کہ آئین میں درج نہیں ہے کہ آپ نے تاحیات نہلی کرنے کا، آئین میں اس کا ذکر نہیں، تو اس کی تشریح تو عدالت کرے گی، یا پارلیمنٹ کوئی سزا تجویز کرے گی 5 سال 2 سال، جو بھی پارلیمنٹ اس کو سمجھے گی، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات، جو دو باتیں ہیں، ایک تو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان کا جو کیس بھیجا ہے اس پر اب فیڈرل گورنمنٹ کو سپریم کورٹ میں جانا ہے اس پارٹی کو، پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے یا عمران خان صاحب پر پابندی لگوانے کے لیے۔ اب جو
मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, एफआईए ने जो किया है उस पर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई है, उसमें एफआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी वो तलवार लटक रही है इमरान खान साहब पर, जो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए या इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कानूनी मुश्किलात इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए शायद वो फूंक फूंक कर अब कदम रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब आवाम को मोटिवेट कर रहे हैं, वो एक वक्त में 4-4 जलसे कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों से हेल्प भी ले रहे हैं। उसका मकसद ये है कि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम पर और शायद इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि अवाम की ताकत उनके साथ मौजूद है। लेकिन जो सियासी लोग हैं सूझबूझ रखते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास अगर अवाम की ताकत है, यकीनन है, तो उसको वो पॉजिटिवली ना तो मुल्क के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना ही अपने लिए, चूंकि उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी गुफ्तगू से वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। और जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनको इमरान खान साहब की गुफ्तगू, ऑडियो लीक्स और जो कानूनी मुकदमात हैं उनसे उनको फ़ायदा हासिल हो रहा है। बहुत ज़्यादा काम आसान कर रहे हैं इमरान खान साहब इन 13 जमातों का अपनी गुफ्तगू की वजह से। तो अनवर रजा, ये भी तो कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफ है बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है। ये बातें बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं कि पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी है और जो रहनुमा हैं उनके आपस के भी इख्तिलाफात खासा हैं और वो एक दूसरे को सियासी तौर पर डीरेल करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की टांगें भी खींच रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं उनमें वो लोग लॉयल भी उनके साथ हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके दोनों तरफ राब्ते हैं, सियासी जमातों से भी राब्ते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं। ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, इसलिए वो भी परेशान है कि ये जो सिचुएशन बनती चली जा रही है उसका उन्हें अब तो नुकसान शायद कम होगा, लेकिन आम इंतखाबात में उन्हें उसका नुकसान ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी मामलात अब उन्हें पेचीदगी की तरफ वो खुद लेकर जा रहे हैं, अब वो उनसे वो खुद बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कुछ लोग तो डेलिबरेटली उन्हें इस दलदल में धकेलना चाहते हैं और कुछ लोग उन्हें निकालना चाहते हैं। और इमरान खान साहब शायद खुद भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो मीडिएटर हैं, जो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की राह को हमवार कर रहे हैं, वो भी एम्बेरस हो रहे हैं, क्योंकि खान साहब कई जलसों में इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, फिर अगले रोज़ वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को उसी आड़े हाथों लेते हैं जो वो पहले कहा करते थे। इससे क्या होता है कि मरियम नवाज साहिबा और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो फिर इस मामले को हवा देते हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक क्या राय रखते हैं। वो जो एतमाद साजी की फिजा बनने लगती है, इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू की वजह से उसको डीरेल कर देते हैं और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो जमातें हैं वो उठा रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।